हेलो एवरीवन, हम लोग पॉलिटी के कई सारे इंपॉर्टेंट सेगमेंट देख रहे थे। उसमें से एक इंपॉर्टेंट सेगमेंट होता है सेंटर स्टेट रिलेशन। यूनियन गवर्नमेंट का नाम सुना है, स्टेट गवर्नमेंट का नाम सुना है। क्या दोनों के बीच में भी कोई लिंकेज है? क्या दोनों के बीच में भी कोई रिलेशंस क्लासीफाई है? आपके कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 11 में ये पूरा क्लासिफिकेशन दे रखा है सेंटर स्टेट रिलेशंस का। सेंटर स्टेट रिलेशंस का मतलब होता क्या है? दरअसल आप बात करिए पावर शेयरिंग की, तो पावर शेयरिंग हमारे यहाँ पर 2 से 3 तरीके के टर्म्स में देखने को मिलती है। एक 10th में सीबीएसई में एक चैप्टर है पावर शेयरिंग, आपने पढ़ा होगा शायद। तो वहाँ पर हम लोग पढ़ते हैं कि पावर शेयरिंग 2 तरीके से हो सकती है, एक हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग और एक वर्टिकल पावर शेयरिंग। हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग और वर्टिकल पावर शेयरिंग क्या है? एक पावर शेयरिंग होती है आपके लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के बीच में। जैसे एक तरफ यहां पर होगी सुप्रीम कोर्ट, यहां पर यूनियन गवर्नमेंट और पार्लियामेंट। इसी तरीके के स्टेट लेवल पे होगी स्टेट असेंबली, कुछ पावर्स इनको हैं, कुछ पावर स्टेट गवर्नमेंट को हैं और कुछ पावर आपके कोर्ट्स को हैं, जिसमें आप सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट कुछ भी ले लो, क्योंकि हमारा इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम है। एक पावर का डिवीजन होता है वर्टिकल, इसको बोलेंगे हॉरिजॉन्टल। दिख रहा होगा आपको हॉरिजॉन्टल, ये वर्टिकल, जहां पर एक तरफ है यूनियन गवर्नमेंट, एक है स्टेट गवर्नमेंट के बीच में, एक आपकी लोकल गवर्नमेंट जिसको आप पंचायत या नगर निगम, नगर पालिका बोल सकते हो। तो सेंटर स्टेट रिलेशन पार्ट है वर्टिकल पावर शेयरिंग का। किसका पार्ट है? वर्टिकल पावर शेयरिंग का। कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 11 में सेंटर स्टेट रिलेशन को 3 तरीके से क्लासिफाई करा हुआ है। सेंटर स्टेट रिलेशन को 3 तरीके से क्लासिफाई करा हुआ है। तो ये 3 तरीके कौन कौन से हैं? सेंटर स्टेट रिलेशंस। तो रिलेशंस 3 तरीके से हो सकते हैं। एक आपका लेजिस्लेटिव रिलेशन, हम एक एक करके सबको पढ़ेंगे। एक हो गया आपका एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस एंड लास्ट, सारा खेल तो यही होता है, वो है आपका फाइनेंशियल रिलेशंस। लेजिस्लेटिव रिलेशंस, लेजिस्लेटिव रिलेशंस का मतलब समझो कि वो कौन सी पावर्स होगी। लेजिस्लेटिव मतलब लॉ फॉर्म करने की। अब लॉ फॉर्म करने की जिम्मेदारी तो पार्लियामेंट की भी होती है। अब कानून बनाने की जिम्मेदारी पार्लियामेंट की भी होती है। कानून बनाने की जिम्मेदारी आपकी स्टेट असेंबलीज की भी होती है। अब कहां पर कौन कैसे कानून बनाएगा, इस बात का जिक्र कहां पर होगा? भाई वो कौन से सब्जेक्ट होंगे जिन पर पार्लियामेंट कानून बनाएगी? क्या उन सब्जेक्ट पे स्टेट असेंबली भी कानून बना सकती है? क्या स्टेट असेंबली के सब्जेक्ट पे पार्लियामेंट भी कानून बना सकती है? उन्हीं चीजों को हम स्टडी करते हैं लेजिस्लेटिव रिलेशंस में। तो पहले देखते हैं हम लोग लेजिस्लेटिव रिलेशंस। सेंटर स्टेट लेजिस्लेटिव रिलेशन। लेजिस्लेटिव रिलेशंस का मतलब हो गया कि वो कौन से सब्जेक्ट होंगे जिन पर आपके कानून कौन बनाएगा? पार्लियामेंट बनाएगी कि स्टेट असेंबली बनाएगी? इसका जिक्र करा हुआ है आर्टिकल 245 से आर्टिकल 255 तक लेजिस्लेटिव रिलेशंस का जिक्र है। और इसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट है आर्टिकल 246, जिसमें जिक्र है शेड्यूल 7 का। व्हाट इज शेड्यूल 7? शेड्यूल 7 की बात करें तो शेड्यूल 7 में 3 लिस्ट दी गई है। एक है आपकी यूनियन लिस्ट, एक है आपकी स्टेट लिस्ट, एक है आपकी कॉन्करेंट लिस्ट। अब यूनियन लिस्ट, हर लिस्ट में जैसे मैंने कहा, अब कौन सा सब्जेक्ट पे पार्लियामेंट कानून बनाएगी, किस सब्जेक्ट पे स्टेट असेंबली कानून बनाएगी, ये बातें कहाँ पे लिखी हुई है? क्या उड़ के कोई भी कानून बना देगा? कभी आपका फॉर एग्जांपल डिफेंस है, या आपका बैंकिंग हो गया, रेलवे हो गया, किसी पे भी एजुकेशन हो गया, तो एजुकेशन पे कौन कानून बनाएगा?
क्या ये बनाएंगे, कभी ये बनाएंगे, आपको दोनों दिखते होंगे, कभी ये भी बनाते हैं, ये भी बनाते हैं। एजुकेशन मिनिस्ट्री यहाँ पे भी दिखती है, यहाँ पे भी दिखती है। हेल्थ पे कभी आपको नहीं दिखता। ऑल हेल्थ पे आपको हमेशा स्टेट गवर्नमेंट का देखने को मिलता है, सेंट्रल गवर्नमेंट का कुछ है नहीं। सेंट्रल गवर्नमेंट के कभी आपने गवर्नमेंट के सेंट्रल गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स देखे? नहीं है कोई। एम्स को छोड़ दो, सारे के सारे सरकारी हॉस्पिटल स्टेट गवर्नमेंट के। ऐसा क्यों है? पुलिस बोले तो पुलिस साला सबका आपका सारी की सारी पुलिस है आपकी, वो किसकी है? स्टेट गवर्नमेंट की। जबकि आर्मी जो है वो किसकी है? डिफेंस, सारी डिफेंस के अंदर जितनी भी फोर्सेस आती है, आर्मीज वगैरह, नेवी, वो सब सेंट्रल गवर्नमेंट की। ऐसा क्यों है? इस चीज, ये किसके पास कौन से सब्जेक्ट आएंगे जिन पर वो कानून बना सकता है? सेंटर स्टेट रिलेशन में सेंटर को लेजिस्लेटिव पावर कहाँ है, स्टेट को लेजिस्लेटिव पावर कहाँ है, इसका जिक्र कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 246 के अंदर एक शेड्यूल 7 इंट्रोड्यूस करा गया, जिसमें 3 लिस्ट बनाई गई। लिस्ट 1 यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट मतलब ओनली पार्लियामेंट हैज पावर टू फॉर्म लॉस, जबकि स्टेट लिस्ट में ओनली स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज, जबकि कॉन्करेंट लिस्ट में दोनों, बोथ पार्लियामेंट एंड स्टेट असेंबलीज हैव पावर टू फॉर्म लॉस। जैसे यूनियन लिस्ट में कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं? जैसे डिफेंस हो गया, रेलवे हो गया। रेलवे हमेशा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखा रहता है, कहीं स्टेट की रेलवे नहीं होती। आपका बैंकिंग हो गया, फॉरेन ट्रेड हो गया, ये सारे सब्जेक्ट इस पे कवर हो जाते हैं। एटॉमिक एनर्जी हो गई। स्टेट लिस्ट में वही आपका अभी बताया, पुलिस, जेल, प्रिजन्स, पब्लिक हेल्थ, एग्रीकल्चर, लैंड, ये सब, ठीक है। जबकि कॉन्करेंट लिस्ट में एजुकेशन में इम्पोर्टेंट है। ऐसे तो लिस्ट लंबी है, लगभग 100 सब्जेक्ट है, इसमें भी आपके 60 से ज़्यादा है, इसमें 50 से ज़्यादा है, लेकिन आपके लिए इम्पोर्टेंट जो है वो मैं यहाँ लिस्ट आउट करके जा रहा हूँ। फॉरेस्ट हो गया, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी हो गया, इसके अलावा आपके ट्रेड यूनियंस हो गए, ये सब, ठीक है। अब यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तो केवल पार्लियामेंट कानून बनाएगा, ये सब्जेक्ट है, केवल पार्लियामेंट कानून बनाएगा। यहाँ पर भी कोई दिक्कत नहीं है। पुलिस का मैटर है, स्टेट असेंबली कानून बनाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत यहाँ है, एजुकेशन का मैटर है। अब यहाँ पर देखो, वापस से इधर आ जाओ। एजुकेशन का मैटर है, कानून कौन बनाएगा? आपके कॉन्करेंट लिस्ट का सब्जेक्ट है, तो कानून कौन बनाएगा? दोनों का मतलब कौन हो गए? बोथ पार्लियामेंट एंड स्टेट असेंबली। फॉरेस्ट, तो कानून कौन बनाएगा? दोनों। तो ऐसे में चलेगी किसकी? फॉर एग्जाम्पल, एजुकेशन का कोई मैटर आया और उस पर कानून जो है वो पार्लियामेंट ने भी बना दिया और स्टेट की गवर्नमेंट या स्टेट असेंबली ने भी उस पर कानून बना दिया, पास कर दिया, तो फिर चलेगी किसकी? तो कॉन्करेंट लिस्ट में बोथ पार्लियामेंट और स्टेट असेंबलीज को पावर होती है अपने अकॉर्डिंग जो भी लिस्ट आउट सब्जेक्ट है उन पर कानून बनाने की, लॉ बनाने की। लेकिन यदि दोनों के बीच में कन्फ्लिक्ट होता है, एक ही मैटर पर दोनों के बीच में कन्फ्लिक्ट होता है, जैसे एजुकेशन का मैटर हुआ, फॉरेस्ट का मैटर हुआ, कोई सा भी मैटर ले लो, उस पर पार्लियामेंट ने भी कानून बना दिया, स्टेट असेंबली ने भी कानून बना दिया, तो सुपीरियर कौन होगा? जो पार्लियामेंट का कानून होगा। तो ये आपके सेंटर स्टेट लेजिस्लेटिव रिलेशंस पूरे आर्टिकल 245 से 255 के बीच में, 246 में शेड्यूल 7 में 3 लिस्टों के इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, हर लिस्ट पे कौन कौन कानून बना सकता है, 2 में केवल सिंगल अथॉरिटीज हैं, जबकि कॉन्करेंट लिस्ट में ऐसी है। अब आप एक बात बोलोगे कि यूनियन लिस्ट है, स्टेट लिस्ट है, कॉन्करेंट लिस्ट है, क्या सारे के सब्जेक्ट ही आगे? क्या कभी कोई इनोवेट या नया सब्जेक्ट नहीं आ सकता? तो हो सकता है कि ये लिस्टें अधूरी हो, लगभग 200-250
इसमें कवर है लिस्टों में। क्या केवल इतने से ही मैटर्स हैं? क्या केवल इनको जो लिस्ट पकड़ा दी कॉन्स्टिट्यूशन में 1950 में, वो केवल उन्हीं पे कानून बनाएगा? क्या ये इन्हीं पे कानून बनाएंगे? ऐसा भी तो हो सकता है ना कि कोई नई चीज आ जाए जिस पे कानून बनाने की जरूरत हो, फिर वहां क्या देखेंगे, अरे ये तो हमारी लिस्ट में ही नहीं है, इस पे कानून नहीं बना सकते। फिर यदि कोई नया सब्जेक्ट आ जाए तो उसको बोलते हैं रेजुडरी पावर्स। अब इन लिस्टों के अलावा भी कोई नया सब्जेक्ट आ जाए, इन लिस्टों के अलावा भी कोई नया मैटर्स आ जाए, तो पावर किसके पास होगी? फिर दिक्कत पार्लियामेंट को दें या स्टेट असेंबलीज को, या सेंट्रल गवर्नमेंट को दें, यूनियन गवर्नमेंट को, या स्टेट गवर्नमेंट को। फॉर एग्जाम्पल, जैसे साइबर लॉज है। जिस टाइम में कॉन्स्टिट्यूशन आया था उस समय तो साइबर लॉ का साइबर भी नहीं था, तो क्या ही का साइबर लॉ। तो अभी के टाइम पे यदि साइबर लॉ बनाना है, साइबर लॉ का जिक्र किसी भी लिस्ट में नहीं है, इन तीनों लिस्टों में साइबर लॉ का जिक्र नहीं है, ये जो 3 लिस्ट आपको दिखाई थी। तो फिर साइबर लॉ पे कानून बनाना है तो कौन बनाएगा? स्टेट भी बनाए, सेंटर भी बनाए, दोनों बनाएगा तो कॉन्करेंट लिस्ट, लेकिन उस लिस्ट में तो है नहीं। सेंटर बनाएगा तो भी दिक्कत, यूनियन लिस्ट में तो है नहीं। तो रेजुडरी पावर मतलब इन सब्जेक्ट्स के अलावा भी यदि कोई नया सब्जेक्ट आता है जिस पर कानून या लॉ बनाने की जरूरत महसूस होती है, तो ये जो इस पर ये जितने भी सब्जेक्ट होंगे उनको बोलेंगे रेजुडरी सब्जेक्ट। और इस पर रेजुडरी पावर जो अवशिष्ट शक्तियां इसको बोलते हैं, जो अवशिष्ट शक्तियां या अवशिष्ट मैटर्स या सब्जेक्ट पर कानून की शक्ति होगी, किसको होगी? यूनियन गवर्नमेंट, या यूनियन गवर्नमेंट के बिहाफ पर कहाँ पर पास होंगे? ये पार्लियामेंट में। तो ये आपके लेजिस्लेटिव रिलेशंस थे। अब कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि ऐसा नहीं है कि भाई कॉन्करेंट लिस्ट पे तो बना देगा, यूनियन लिस्ट पे भी यूनियन गवर्नमेंट बना रही है, आपके स्टेट लिस्ट पे स्टेट गवर्नमेंट बना रही है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि पार्लियामेंट जो होती है वो स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट यानी इन सब्जेक्ट पे भी कानून बना सकती है। तो वो कौन कौन सी सिचुएशंस हैं जब पार्लियामेंट कानून बना सकती है? तो आर्टिकल 249 के अंतर आर्टिकल 249 के अंदर आपका यदि राज्यसभा का रिजोल्यूशन आता है और रिजोल्यूशन में राज्यसभा ये बोलती है कि नेशनल इंटरेस्ट में काई में या नेशनल इंटरेस्ट के लिए हमको स्टेट के मैटर पे भी कानून बनाना होगा। भाई ऐसा हो सकता है ना, नेशनल इंटरेस्ट मतलब तो सारा पूरे इंडिया का इंटरेस्ट, अब पूरे इंडिया का इंटरेस्ट है, उस पर कानून बनाए तो कोई, अब एक स्टेट ने बना दिया, अब 28 स्टेट है, 10 ने बना दिया, बाकी का 18 ने नहीं बनाया, जबकि नेशनल इंटरेस्ट का सब्जेक्ट है, सब स्टेट्स में वो कानून बने, तो क्या कर सकता है? फिर सब में बनाना है तो राज्यसभा रिजोल्यूशन पास करे। राज्यसभा ही क्यों, लोकसभा क्यों रही? आपको पता है, क्योंकि राज्यसभा क्या है? काउंसिल ऑफ स्टेट, स्टेट को रिप्रेजेंट करती है, जबकि लोकसभा लोगों को रिप्रेजेंट करती है, काउंसिल ऑफ पब्लिक। तो स्टेट को रिप्रेजेंट करती है, तो राज्यसभा के रिजोल्यूशन के बाद नेशनल इंटरेस्ट का कोई सब्जेक्ट हो, तो नेशनल इंटरेस्ट है, कोई 2 गवर्नमेंट बना रही है, स्टेट गवर्नमेंट, कुछ गवर्नमेंट नहीं बना रही, तो इशू आना ही है। तो नेशनल इंटरेस्ट का कोई सब्जेक्ट है और उस पर फिर ये आइडेंटिफाई करे, राज्यसभा रिजोल्यूशन पास करे, इस पे कानून तो हम बनाएंगे, स्टेट नहीं बनाएंगे। तो फिर ये आर्टिकल 250 के अंदर ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी मतलब आर्टिकल 352 के अंदर जब नेशनल इमरजेंसी लगती है तब। इसी तरीके से आर्टिकल 356 के अंदर प्रेसिडेंशियल या प्रेसिडेंट रूल के दौरान, या फिर आफ्टर रिक्वेस्ट ऑफ 2 and more स्टेट्स, यदि 2 या 2 से ज़्यादा स्टेट रिक्वेस्ट करें तो भी ऐसा हो सकता है। अब यदि 2 से ज़्यादा स्टेट रिक्वेस्ट करें कि यार हमारे लिए दोनों के लिए कॉमन कानून बना दो, अब अलग अलग बनाएंगे तो अलग अलग पास करना पड़ेगा। जैसे राजस्थान और एमपी की गवर्नमेंट रिक्वेस्ट करे कि हमारे लिए मिलके कानून बना दो ना, तो वो उन दोनों के लिए कानून बना सकती है। तो 2 या 2 से केवल फिर वो उन दोनों के लिए बना सकती है। तो या 2 से ज़्यादा स्टेट रिक्वेस्ट करें, या फिर टू इम्प्लीमेंट कोई ऐसा
इंटरनेशनल ट्रीटी है जिसको इम्प्लीमेंट करने के लिए स्टेट लिस्ट का, और वो आती है स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट में। अब कानून बनाने के लिए दो ही तरीके हैं, या तो स्टेट गवर्नमेंट के हाथ जुड़े, माई बाप बना दो ना कानून हमारे लिए, क्यों, इंटरनेशनल ट्रीटी है, हम तो जो बिडेन को, पुतिन को कमिट करके आए हैं, हमारे को इम्प्लीमेंट करनी है इंटरनेशनल ट्रीटी। या तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट, मोदी जी आपके हाथ जोड़े अशोक गहलोत सारी स्टेट गवर्नमेंट के सामने, और ना हटो एक तरफ टू इम्प्लीमेंट। ऐसा ना हो, कॉन्स्टिट्यूशन में इसकी व्यवस्था, इसका प्रोविजन करा हुआ है, टू इम्प्लीमेंट इंटरनेशनल ट्रीटीज। याद रखना, इंटरनेशनल है, नेशनल नहीं है, इंटरनेशनल ट्रीटीज, टू इम्प्लीमेंट इंटरनेशनल ट्रीटीज। तो इन सारे मैटर्स में ये सारे वो सब्जेक्ट हैं जब स्टेट लिस्ट पे आपका सेंट्रल पार्लियामेंट्री जो पावर्स यहाँ पर ओवरटेक कर लेती है स्टेट लिस्ट के इन सब्जेक्ट को, इन मैटर्स में। नेशनल इंटरेस्ट का मुद्दा हो, दो या ज़्यादा स्टेट रिक्वेस्ट करे, इंटरनेशनल ट्रीटी लागू करनी हो, नेशनल इमरजेंसी हो, या प्रेसिडेंशियल रूल हो। तो ये आपका पूरा लेजिस्लेटिव रिलेशन था। अब आगे चलते हैं आपके सेंटर स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस। सेंटर स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन, आज इस बोर्ड में थोड़ा प्रॉब्लम है तो उसके लिए सॉरी। सेंटर स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस, सेंटर स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस का मतलब क्या हो गया कि अभी हमने बोला कि जो यूनियन लिस्ट थी, तो यूनियन लिस्ट पे यहाँ पर एक टेबल हम लोग बनाते हैं, उससे मैं आपको समझाता हूँ। लिस्ट कौन सी है, लिस्ट कौन सी है, यूनियन लिस्ट है कि स्टेट लिस्ट है। इस पे लेजिस्लेटिव पावर किसको है, और एग्जीक्यूटिव पावर जिसको हम लोग बोल रहे हैं वो किसको है। यूनियन लिस्ट, तीन लिस्ट हमने पढ़ी, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट पर लेजिस्लेटिव पावर आपके पार्लियामेंट को है, या यूं बोले यूनियन गवर्नमेंट को है, कुछ भी बोलो, कानून तो पार्लियामेंट ही पास करेगी। यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट को है, और यहाँ पर यूनियन, बोथ यूनियन गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट्स। अब यूनियन गवर्नमेंट्स, एग्जीक्यूटिव का काम क्या होता है, पार्लियामेंट जो काम लेजिस्लेटिव जो कानून बनाएगी उनको इम्प्लीमेंट करने की जिम्मेदारी। तो इनको जो भी कानून होंगे इनका काम क्या है, कानून बनाना, और इन कानून को इम्प्लीमेंट करना ही क्या कहलाता है, एग्जीक्यूटिव पावर। तो इनको इम्प्लीमेंट करने की जिम्मेदारी किसकी होगी, यूनियन गवर्नमेंट ने कोई कानून पास करा यानी पार्लियामेंट ने कोई कानून पास कराया तो उसकी जिम्मेदारी किसकी होगी, यूनियन गवर्नमेंट की। स्टेट गवर्नमेंट ने स्टेट असेंबली से कोई कानून पास करवाया तो उस पर उसको इम्प्लीमेंट करने की जिम्मेदारी किसकी होगी, स्टेट गवर्नमेंट की। अब यहाँ पर दिक्कत है, अब आप बोलोगे कि लेजिस्लेटिव पावर में तो यूनियन और स्टेट दोनों को, या यूं बोले पार्लियामेंट और स्टेट असेंबली दोनों को कॉन्करेंट लिस्ट पे कानून बनाने की जिम्मेदारी है। तो आप सोचोगे जिस पे कानून सरकार, अब कॉन्करेंट लिस्ट है, कानून कोई भी बना सकती है, यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट या पार्लियामेंट या स्टेट असेंबली। तो जिस पे जो बनाएगा, यानी यदि कॉन्करेंट लिस्ट में कानून पार्लियामेंट ने बनाया या यूनियन गवर्नमेंट ने बनाया तो वो उसको इम्प्लीमेंट करेगी, ऐसा नहीं है।
इसमें भले ही जैसे इसमें लेजिस्लेटिव पावर में पावर किसको जाता थी, यूनियन गवर्नमेंट को, क्योंकि दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होगा तो यूनियन गवर्नमेंट की चलती थी या पार्लियामेंट की जो कानून बनाता था उसकी चलती थी। लेकिन यहाँ नहीं है। कॉन्करेंट लिस्ट के सब्जेक्ट पे जो भी कानून बनेगा उन लॉस को इंप्लीमेंट करने की पूरी जिम्मेदारी होती है स्टेट गवर्नमेंट की। ठीक है, तो यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है, इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस का आपको कई जगह एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस के कई सारे एग्जांपल्स हैं, जैसे मैं आपके सामने लिखता हूं एग्जांपल्स। एग्जांपल्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस। जैसे एक एग्जांपल तो हो गया आपका ऑल इंडिया सर्विसेज। ऑल इंडिया सर्विसेज में कौन कौन से आ गई, IAS, IPS एंड फॉरेस्ट सर्विस IFS। दूसरा हो गया आपका इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम। तीसरा हो गया आपका इलेक्शन कमीशन, CAG एक्सेट्रा, ये जो बॉडीज है। ठीक है, चौथा हो गया आपका इंटर स्टेट काउंसिल। हर एग्जाम्पल अलग अलग है। ऑल इंडिया सर्विसेज, अब एडमिनिस्ट्रेटिव कोऑपरेशन आपको देखने को मिलता है ऑल इंडिया सर्विसेज के लेवल पे, IAS, IPS, IFS के लेवल पे। अब देखो IAS, IPS इन सबको ऑल इंडिया सर्विसेज का रिक्रूटमेंट कौन करता है, रिक्रूटमेंट कौन करता है आपका यूनियन गवर्नमेंट, जबकि ये काम कहां पर करते हैं, स्टेट गवर्नमेंट में। अभी कोऑपरेशन ही तो है, तो कोऑपरेशन, एग्जांपल्स ऑफ कोऑपरेशन ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन, एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस के बेसिस पे कोऑपरेशन कहां पर देखने को मिलता है उसके एग्जांपल्स हम लोग देख रहे हैं। तो ऑल इंडिया सर्विसेज, तो ऑल इंडिया सर्विसेज का रिक्रूटमेंट आपकी केंद्र सरकार, जबकि वो काम करते हैं स्टेट में। जबकि कलेक्टर किसके अंडर काम करता है, CM के अंडर काम करता है, जबकि इसको रिक्रूटमेंट तो UPSC ने करा था, और UPSC सेंट्रल गवर्नमेंट की बॉडी है। इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम, अब देखो अमेरिका की तरह हमारे यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आपका यदि मैटर यूनियन लिस्ट का है तो आप वहाँ के सुप्रीम कोर्ट चले जाओ, मैटर स्टेट लिस्ट का है तो आप वहाँ के हाई कोर्ट चले जाओ। ऐसा हमारे यहाँ पर नहीं है, ऐसा हमारे यहाँ पर नहीं है। मैटर यूनियन लिस्ट का हो या मैटर आपके स्टेट लिस्ट का हो या कॉन्करेंट लिस्ट का हो, वो मैटर कहाँ पर जाएगा, वो मैटर हाई कोर्ट में भी जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकता है। अभी देखो इसी तरीके से हमारे यहाँ पर स्टेट का इलेक्शन कराने के लिए अलग बॉडी नहीं है कि स्टेट का अलग, स्टेट असेंबली का अलग कोई अलग इलेक्शन करा रहा हो। इसी तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट का या लोकसभा राज्यसभा का कोई अलग इलेक्शन करा रहा हो। इसी तरीके से ऑडिटिंग वही CAG है, वही सेंटर की भी ऑडिटिंग करती है, स्टेट की भी ऑडिटिंग करती है। यानी कोई अलग से नहीं है कि ऑडिटिंग कोई और कर रहा हो तो ऑडिटिंग के अभी CAG कर रहा है। इसी तरीके से आर्टिकल 263 और आर्टिकल 263 में आपके इंटर स्टेट काउंसिल का जिक्र है, जिसमें अब कोऑपरेशन ही तो है, उसी में प्रधानमंत्री भी उसमें बैठेंगे, उसको चेयर करेंगे, 6 कैबिनेट के मिनिस्टर बैठेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट के सारे स्टेट के और यूटीज के चीफ मिनिस्टर बैठेंगे एक साथ बैठ के एक कमरे में बैठ के एक हॉल में बैठ के मीटिंग करते हैं, इंटर स्टेट काउंसिल, आर्टिकल 263। इसी तरीके से रिवर डिस्प्यूट्स आ गए आपके, तो रिवर डिस्प्यूट्स आर्टिकल 262, उस पर रिवर डिस्प्यूट्स पे ट्रिब्यूनल बनाने का अधिकार, ये सब पे क्या है, कोऑपरेशन वगैरह यहाँ पर देखने को मिलता है। तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस के एग्जाम्पल है। एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस का जिक्र भी कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 11 में ही है, और ये है आपके आर्टिकल 256 से 263। ठीक है, जैसे 263 भी देख लिया, 262, 256, 253 ऐसे। तो पूरा ओवरऑल इंपॉर्टेंट ये दो थे जो हमने पढ़ लिया, सारे आर्टिकल नहीं पढ़ते, ऐसे याद रख सकते हैं कि 256 से 263 तक आपके एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन का जिक्र है। इसी तरीके से एक और रिलेशन होते हैं, वो होते हैं आपके फाइनेंशियल रिलेशंस।
इसका जिक्र भी पार्ट 11 में आर्टिकल 268 से 280 के बीच में 293 सॉरी 293 तक देखने को मिलता है। 293 जैसे एक एग्जांपल हो गया फाइनेंशियल रिलेशन में कोऑपरेशन का, वो है आपका जीएसटी। अब जीएसटी में क्या है, अब आप जीएसटी टैक्सेस का सबसे अच्छा एग्जांपल है। भाई आपने टैक्स दिया, अब टैक्स आप दो तरीके से दे सकते हो। आप लेके आए, आपने शूज खरीदे तो आपने टैक्स दिया, तो उस टैक्स में आप जब देते हो तो उसका बिल बनाते हो तो आप सीजीएसटी भी देते हो और एसजीएसटी भी देते हो। तो जीएसटी का एक कोऑपरेशन ही तो है, फाइनेंशियल रिलेशंस ही तो है कि आप एक ही टैक्स दे रहे हो, उसमें एक पार्ट सेंट्रल गवर्नमेंट का, एक पार्ट स्टेट गवर्नमेंट का। तो जितने भी आप जीएसटी देते हो, जितने भी आप इनडायरेक्ट टैक्स देते हो, उसमें कोऑपरेशन देखने को मिलता है। सबसे अच्छा कोऑपरेशन का एग्जांपल है या फाइनेंशियल रिलेशन सबसे अच्छा देखने को मिलते हैं जीएसटी काउंसिल में। जीएसटी काउंसिल कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। अब देखो आर्टिकल 279A, अब देखो इसी के बीच में ना 268 से 293 279A में जीएसटी काउंसिल बनाया गया आफ्टर 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। तो 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू इसको बनाया गया, ठीक है। 279 है। अब देखो जीएसटी काउंसिल में ये बंद कमरा, इस बंद कमरे में आपके फाइनेंस मिनिस्टर भी बैठते हैं, इसके अलावा केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री, स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर भी बैठते हैं, और हर स्टेट का फाइनेंस मिनिस्टर इसमें होता है। जैसे इंटर स्टेट काउंसिल में बंद कमरे में मीटिंग हो रही थी, उसी तरीके से जीएसटी के मैटर्स पे भी यहाँ पर एक साथ मीटिंग देखने को मिलती है। तो ये कोऑपरेशन ही तो है। तो फिर ये डिसाइड करते हैं भैया ये आपका, ये हमारा, और ये जो आईजीएसटी होती है, फिर ये लोग बोलते हैं हाँ आप कितना लोगे, हम कितना लेंगे, तो शेयरिंग। तो इससे फाइनेंशियल रिलेशन, अब देखो रिलेशंस ही तो है, ये यहाँ पर कोऑपरेशन ही तो है, ये बैठ के डिसाइड कर रहे हैं। इसी तरीके से एक और एग्जांपल है, वो है आपका आर्टिकल 280। आर्टिकल 280 में किसका बात करा हुआ है, फाइनेंस कमीशन का। अब देखो आपने इनकम टैक्स भरा, भाई जीएसटी का तो ठीक है, जीएसटी का तो निपटारा करने के लिए ये है ही सही जीएसटी काउंसिल, लेकिन हम तो और भी टैक्स देते हैं ना, और भी टैक्स हमने टैक्सेशन में पढ़ा था। जैसे आपने इनकम टैक्स भरा, अब आप इनकम टैक्स तो भर देते हो किसको, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स। अब सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स ने इनकम टैक्स ले लिया आपसे, अब आपको पता है कि ये टैक्स का पैसा कहाँ जाएगा। क्या टैक्स का पैसा, आप सोचते होंगे टैक्स का पैसा तो मोदी जी की जेब में जाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट, पर क्या स्टेट वाले क्या कटोरा लेके इनके पास आएंगे, या थोड़ा बहुत हमको भी दे दो ना, नहीं। इसके लिए होता है फाइनेंस कमीशन। भाई आपने जितना इनकम टैक्स दिया, कॉर्पोरेट टैक्स दिया, मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स आया, गिफ्ट टैक्स आया, जितने भी जो टैक्स का कलेक्शन हुआ, या यूं बोलें जितना भी रिवेन्यू कलेक्शन हुआ, उस रिवेन्यू कलेक्शन में सारा का सारा स्टेट यूनियन गवर्नमेंट या केंद्र सरकार थोड़ी हड़प लेगी, उसमें से एक हिस्सा स्टेट गवर्नमेंट का भी होता है, क्योंकि इनकम तो आपने यहाँ पर दोनों का उसमें शेयरिंग होगा, क्योंकि इनकम को जो आपने कमाया वो तो आपने स्टेट के रिसोर्सेज का भी यूज़ करा और सेंट्रल के रिसोर्सेज का भी यूज़ करा, तो इनकम टैक्स दोनों में होगा। तो जितना भी रिवेन्यू कलेक्ट होता है, इसका डिवीजन कैसे होता है, देखो रिवेन्यू का कलेक्शन दो तरीके से। आपका फाइनेंस कमीशन आर्टिकल 280 में क्या लिखा हुआ है कि हर साल हर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हर 5 साल में एक फाइनेंस कमीशन का गठन करेंगे, जिसमें एक चेयरमैन, उसके अलावा 4 मेंबर होंगे। तो 5 मेंबर्स की एक बॉडी होती है, एक्सपर्ट इसमें होते हैं, जो हर 5 साल में ये जो रिवेन्यू कलेक्शन, भाई इतना पैसा आपका, इतना पैसा हमारा, जितना इतना परसेंट आपका, जितना कलेक्शन होगा उस रिवेन्यू का इतना परसेंट हमारा, जैसे 41% आपके सेंट्रल गवर्नमेंट का जाता है, बाकी स्टेट गवर्नमेंट का। तो इसका रिवेन्यू का कलेक्शन होता है। तो रिवेन्यू का कलेक्शन दो तरीके से हो जाता है। जैसे अब ये जितना रिवेन्यू कलेक्ट हुआ, फॉर एग्जाम्पल ये रिवेन्यू कलेक्ट हुआ, तो उसमें से एक हिस्सा किसका, सेंट्रल गवर्नमेंट का, और एक हिस्सा स्टेट गवर्नमेंट का। अब स्टेट में भी तो हमारे 28 गवर्नमेंट्स हैं और यूटीज हैं, यूटीज का हिस्सा तो इनके पास चला जाता है, भाई इन्हीं के कंट्रोल में। अब स्टेट गवर्नमेंट्स, अब टोटल कितनी है, 28 स्टेट गवर्नमेंट्स है, तो एक हिस्सा सेंट्रल गवर्नमेंट का, एक हिस्सा स्टेट गवर्नमेंट्स का। तो इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल
सॉरी वर्टिकल, यहाँ पर देखिए आप दोबारा इसको देखिए भाई, जितना रिवेन्यू कलेक्ट हुआ ये रिवेन्यू है, इसमें से एक हिस्सा आपका इनका सेंट्रल गवर्नमेंट का और एक हिस्सा स्टेट गवर्नमेंट का। अब 25 स्टेट गवर्नमेंट है तो अगेन इनके बीच में भी डिवीजन होता है, तो इसको ऐसे हर स्टेट गवर्नमेंट इसका इतना, इसका इतना, इसका इतना, इसका इतना, इसका इतना, इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल डिवीजन ऑफ रेवेन्यू। जैसे यूपी गवर्नमेंट का इतना, अब हर स्टेट को एक जैसा तो दे नहीं सकते। अब सिक्किम यूपी कितना बड़ा और सिक्किम इतना सा, अरुणाचल प्रदेश में लोग हैं नहीं, और बिहार में इनमें तो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलेशन, तो पॉपुलेशन देखते हैं, इनकम डेंसिटी देखते हैं, उस हिसाब से ये फॉर्मूला डिसाइड करते हैं। अभी हमारे यहाँ पर 15 फाइनेंस कमीशन बन गए, देखो 15 फाइनेंस हर 5 साल में बनाता है, तो अभी तक हमारे यहाँ पर अभी 15वां फाइनेंस कमीशन बन रहा है, जिसके चेयरमैन है NK सिंह। तो ये आपके इम्पोर्टेंट था, क्योंकि फिर ये रेवेन्यू का डिस्ट्रीब्यूट करता है, जितना भी रेवेन्यू कलेक्ट होगा पहले सेंटर स्टेट के बीच में, पहले सेंटर को दे दिया और 25 के 25 स्टेट गवर्नमेंट्स का एक साथ रख लिया। पहले ऐसे कर लेते हैं भाई, सेंट्रल गवर्नमेंट का ये हो गया, सेंट्रल गवर्नमेंट का ये हो गया और 25 गवर्नमेंट्स का ये हो गया, फिर दोबारा बैठते हैं और पता है 25 में से भी यूपी का इतना, इसका सॉरी 28 गवर्नमेंट्स का, जो 28 स्टेट गवर्नमेंट्स का आपका रेवेन्यू होता है, 25 तो हाई कोर्ट से मिसअंडरस्टैंडिंग होगी थी, तो 25 स्टेट गवर्नमेंट उस पर 28 आपके जो स्टेट्स हैं फिर उनको रेवेन्यू बढ़ता है, यूपी का इतना, कर्नाटक का इतना, ऐसे। तो ऐसे फाइनेंस कमीशन काम करता है। अब तक 15 फाइनेंस कमीशन बन गए हैं, लेटेस्ट 15 फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट अभी चल रही है, तो उसको पार्लियामेंट के सामने रखी जा चुकी है, जिसके चेयरमैन NK सिंह है। तो ये हमारा सेंटर स्टेट रिलेशन था, हमने तीनों लेजिस्लेटिव, एडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनेंशियल रिलेशन तीनों को काफ़ी डिटेल में समझा। थैंक यू वेरी मच।